हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञानगाना कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग प्रत्येक दिन रात 9 बजे बिहार बोर्ड क्लास 10 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो 2022 एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो सारे सब्जेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज का दिन है जो प्रथम दिन है, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग मैथ्स के पेपर 2021 का पेपर है जो प्रथम तालिका है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। जो 2022 पेपर के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज से हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 2021 पेपर का। ध्यान दीजिएगा, 2021 मैथ्स के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, ये नियामक ज्यामिति का है कि दो बिंदु है ए और बी दो बिंदु है, और ये दो बिंदु का नियामक दिया है 6 और -5, और इसका नियामक दिया है -2 और 11। अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक P है जिसका नियामक दिया है 2 और P। तो इस P का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस P का नियामक निकालने के लिए मध्य बिंदु का नियामक जो होता है वो x1, ये y1 है आपका, ये x2 और y2 है। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 मध्य बिंदु के नियामक को निकालने के लिए, और y का होता है y1 प्लस y2/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बिंदु का नियामक दे दिया है, बीच में ये P निकालना है। तो P क्या है, सपोज दैट इसका x और y है, तो P क्या है, y है। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और y की जगह हम लोग P रख देंगे। y1 का वैल्यू हो गया -5 और y2 का वैल्यू हो गया 11, बाई क्या करेंगे 2, और तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा 3। तो P का वैल्यू क्या होगा 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा, और जिनके पास क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक निकालकर बैठ सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन का रहा है कि -6 और -7 का कोटि है, इसके कोटि का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये नियामक ज्यामिति में दो प्रकार की लाइनें होती है, दो तरह की रेखाएं होती हैं। ये आपका पट रेखा होती है जिसको हम लोग भुज बोलते हैं, और ये आपका खड़ा रेखा होती है जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं। एक लैंग्वेज में इसको x अक्ष भी बोलते हैं, ये x अक्ष है, और ये आपका है y अक्ष है, ठीक है ना। तो x अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज, और y अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि, और जहां ये दोनों कटती है, इंटरसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं क्या चीज, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक होता है आपका 0 और 0। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि -6 और -7, इसमें आपको बताना है कि कोटि का मान क्या होगा, ठीक है। तो सपोज दैट ये आपका ये है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कोटि। तो कोटि किसको बोलते हैं, खड़े वाले लाइन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं खड़े वाले लाइन को बोलते हैं। तो अब इस बिंदु, सपोज दैट यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु से ये आपका x हो गया -6, और ये आपका y हो गया -7। तो कोटि का जो वैल्यू होगा क्या होगा, -7 होगा। कोटि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है ना। x वाले को भुज बोलते हैं और y वाले को कोटि बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपको कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन में दिया है कि x = 0 होगा, y = 0 होगा, x = y होगा, कि आपका होगा
नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है आपके, और ये बताना है इसमें कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा। ठीक है ना, x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, तो x अक्ष का समीकरण ज्ञात करने के लिए y को क्या करना पड़ेगा। x अक्ष का समीकरण मतलब क्या चीज, x का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हो, तो यहाँ पर जब x दिया है तो मतलब क्या चीज, y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तब यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। तो अब जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक पढ़ ले ताकि आप लोगों को आसान रहेगा। sec tan स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। sec स्क्वायर 80 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आपको याद रखना चाहिए 99 का फॉर्मूला त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का देखिए इसमें कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। साइन जो होता है वो कन्वर्ट होता है कॉस में, ठीक है ना। tan जो होता है वो कन्वर्ट होता है आपके cot थीटा में, क्या होता है cot थीटा में, और आपके cosec थीटा जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं sec थीटा में, ठीक है ना। ये कब होगा, जब 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, तो हम इसमें इसको चाहे इसको किसी एक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी एक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम इसको क्या tan न लिखकर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है ना। कैसे ही कर सकते हैं, ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर 80 डिग्री, तो sec 90 माइनस थीटा होता है आपका cosec थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह क्या है भैया 80 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 80 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसको इरेज कर दे पहले। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 6 क्वेश्चन नंबर, एक सर्कल है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उस अर्धवृत्त की परिमाप निकालना है। और ये जो सर्कल है इस सर्कल के अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त हम ये बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये वाला क्या हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया, ठीक है ना। और अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप किसी वृत्त की बात करेंगे तो 2 पाई r होता है, लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, अर्धवृत्त पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो देखिए ये आपका आधा, परिमाप मतलब होता है घेरा। ये देखिए ये पूरी सर्किल, ये आपको पूरा राउंड मिलेगा, ये आपके पूरे एक राउंड मिलेंगे तो बनेंगे 2 पाई r, लेकिन ये आधा जो हो जाएगा वो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ये देखिए ये वाला पोर्शन घेरा क्या हो जाएगा पाई इंटू r, और ये वृत्त का क्या कहलाता है व्यास, हम लिख सकते हैं d, या हम कर सकते हैं पाई r प्लस 2r, और क्या लिख सकते हैं r दोनों में कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड में कहीं भी दे सकता है, किसी भी रूप में, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है दूसरा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अर्धवृत्त का परिमाप है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या निकालना है आपको, पाई r का मान दे दिया है, पाई का मान आपको रखना पड़ेगा,
पाई का मान रखते हैं हम लोग कितने 22/7। r का वैल्यू 7 है, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 2। तो आपको कैसे देखिए अब यहाँ 7 हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये हो जाएगा 22 और 7 दोनों हो जाता है 14। तो यहाँ पर 7 गुणे हो जाएगा कितना 6 और ये 5/7, 7 7 कैंसिल, तो कितना हो गया 56 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्किल के बाहरी एक बिंदु है, बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा देखिए दो रेखाएं होती है, एक स्पर्श रेखा होता है और एक छेदक रेखा होता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या करता है, इस सर्कल को टच करके चला जाता है, स्पर्श करके छू कर चला जाता है, और छेदक रेखा जिसको बोलते हैं वो क्या करता है, बोल करके चला जाता है। तो पूछ रहा है स्पर्श रेखा इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से स्पर्श रेखा जो होती है ना, एक ऐसे और एक ये दो ही होती है, एक यहां टच करेगा और एक यहां टच करेगा, ठीक है। तो किसी भी वृत्त के बाहर बिंदु से हम लोग कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, एक, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 8 नंबर क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन में दे रखा है cot स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है sin स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है cosec स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके लिए आपको बढ़िया से फॉर्मूला याद करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है, आपका होता है बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला ये होता है, एक होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखिए cos और cot में किसका रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, ठीक है ना। इसको इधर भेज दीजिए तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, ये 15 है, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है √3, ऑप्शन बी दे रखा है 1/√3, ये -1 है और लास्ट ऑप्शन है 1। पूछ रहा है इसका वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। कोई चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए वही पहले बताया कि हम क्या बताए हैं कि 90 - थीटा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए किन का सम 10 और 80 मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा, सम याद रखना चाहिए, ठीक है ना। 15 और 70 डिग्री 5 डिग्री मिलकर हो जाएगा 80 डिग्री, ना सॉरी 90 डिग्री। 10 और 80 मिलकर हो जाएगा 90, 15 और 75 यानी 15 डिग्री और 75 डिग्री मिलकर हो जाएगा 90। तो इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, कहने का तरीका बदल देंगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए क्या 10 को 90 डिग्री - 80 डिग्री लिख सकते हैं,
और यहाँ पर 15 को 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं। इसको जेब का उतार दीजिए, tan 75 डिग्री हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan 80 डिग्री। ठीक है ना। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, याद होना चाहिए, cot थीटा होता है। cot 80 डिग्री हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा होता है क्या चीज, इनटू यहाँ पर है तो cot 75 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा tan 75 और ये हो जाएगा tan 80 डिग्री। ठीक है ना। अब सीधा गुना उल्टा चलता है, इसके दिशा सीधा होता है तो sin थीटा का उल्टा होता है आपका क्या चीज, cosec थीटा, यानी sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा और कौन सा बचा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो tan थीटा का उल्टा और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। तो ये देखिए cot 80 tan 80 इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। cot 75 और tan 75 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और दोनों मिलाकर कितना हो गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, डी। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो बताना है sec थीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन में लिखते हैं 2/√3 है, बी ऑप्शन में √3/2 है, सी ऑप्शन में 1/2 है और डी ऑप्शन में क्या है। ठीक है ना। tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, sec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भैया, तो tan थीटा इक्वल टू का होता है लंब बटे में आधार। दो रास्ते हैं, एक तो इससे अनुसार भी चल सकते हैं या एक और चल सकते हैं। कहां से चल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको खाली sec का वैल्यू चाहिए तो sec हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट हम यहां से चलेंगे। ठीक है ना। और वो समय बचेगा, समय को बचाने के लिए आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। तो अब यहां देखिए tan का वैल्यू दे दिया है तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 मतलब √4 मतलब कितना हो जाएगा। इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x² प्लस bx इक्वल टू यहां पर है c। ठीक है ना। जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है और बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा इसके दो मूल है, मींस रूट्स हैं। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। ये ऑप्शन है -b/a, बी ऑप्शन है b/a, सी ऑप्शन है -a/b और डी ऑप्शन में -c/a। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कमेंट में लिखकर कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है ना। जिससे देखिए ये एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अन्यथा अगर है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये इस रूप में नहीं है, इसको इस रूप में चेंज करो तो चेंज करेंगे हम लोग x² प्लस bx, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब पूछ रहे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा।
तो किसी भी द्विघात समीकरण का अल्फा प्लस बीटा यानी दो मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी बटे क्या होता है ए होता है। ठीक है ना, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए पूछा था और इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग और अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका एक मूल दिया हुआ है 1/3, तो आपको दूसरा मूल ज्ञात करना है। यानी एक रूट दिया हुआ है और सेकेंड रूट आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है -1/3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है -3 और डी ऑप्शन है 3। वीडियो पॉज करके कमेंट बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर दी अल्फा और बीटा, ठीक है ना, तो निकालने की अब कोई भी द्विघात समीकरण है तो सम होता है -b/a और इसका प्रोडक्ट भी होता है, क्या होता है भैया, c/a होता है। ठीक है ना, तो कोई रास्ते से, इस रास्ते से भी चल सकते हैं हम लोग और इस रास्ते भी चल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन इसका होता है। तो अल्फा का वैल्यू 1/3 दे दिया है, बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है, सी का वैल्यू है 3 और ए का वैल्यू भी क्या है 3। ये सी और ए क्या है, तो जो सी है वो कांस्टेंट है, बी जो होता है वो x का क्या होता है गुणांक होता है और जो a होता है वो x² का गुणांक होता है। यहां से देखिए ये कट करेंगे हम लोग, तो यहां देखो ये बीटा हो जाएगा, ये डिवाइड है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कैंसिल, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा भैया आपका 3 होगा। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, अब चाहे तो इसे भी सोल्व कर सकते हैं बैठ कर। अब एक क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये भी का समीकरण का क्वेश्चन है 9x² + 6kx + 4 = क्या है 0 कि मूल वास्तविक एवं समान हो। मूल कह रहा है वास्तविक एवं समान, ठीक है ना, समान हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 2 या 0, बी ऑप्शन है -2 या 0, सी ऑप्शन है 2 या -2 और डी ऑप्शन है केवल 2। ठीक है ना, और याद रखिए ये कैसे बनेगा द्विघात समीकरण क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो एक इसमें होता है विवेचक, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसे हम डी द्वारा इंडिकेट करते हैं। समझ लेते हैं कैसे बनेगा ये सॉल्व करने से पहले। अगर d इज लेस देन 3 केस होता है, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो a अगर लेस हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कोई निश्चित वैल्यू नहीं होगा, मतलब एक का चीज कोई रियल मान नहीं होगा। ठीक है ना, यानी अवास्तविक होगा, अवास्तविक माने रियल वैल्यू इसका नहीं होगा। अब देखिए इसका जो होगा वो आपको रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा। ठीक है ना, अगर ग्रेटर होता है तो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है इसमें जो दो वैल्यू मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे रियल तो होंगे वास्तविक होंगे लेकिन क्या होगा आपको रियल यानी इक्वल नहीं होगा, मतलब कि एगो 2 है तो एक दूसरा 3 होगा। ठीक है ना, ये अगर 4 है तो दूसरा 5 होगा, अगर ये 3 है तो ये 1/3 हो सकता है। समझ में आ रही है, तो ये 3 केस उत्पन्न होते हैं।
अगर d लेस देन 0 होगा तो कोई भी आपको रियल वैल्यू ना मिलेगा। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको रियल तो मिलेगा लेकिन दोनों मान एक ही होगा। अगर ये 2 है दूसरा भी 2 होगा, 3 है दूसरा 3 क्या होगा 3 होगा। ये हो जाता है d ग्रेटर देन 0, रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। ठीक है, पूछ रहा है मूल समान है, मूल क्या है समान है, तो समान है और d का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4a इनटू c। ठीक है ना, समान के लिए क्या करना पड़ेगा, d इक्वल टू हम लोग 0 करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू है आपका ये वाला, a का वैल्यू है आपका ये है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका क्या है c। पहले पुट करेंगे हम लोग तो 6k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू हो जाएगा 9 और c का वैल्यू हो जाएगा कितना 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए a6 ये इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 36 हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा दिखे आप लोगों को। ये हो जाएगा आपका 36 की स्क्वायर और इसको सॉल्व करते हैं, देखिए -4 इसको उधर भेज देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई क्या चीज 9 मल्टीप्लाई 4। अब यहां देखिए देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 36। यहां सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखिए कट जाएगा 9 4 जा 4 तक में 4 4 कट गया तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 4, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, क्या होगा 2। अब देखिए यहां कहीं से 2 वैल्यू होगा 4 होगा, कभी भी रूट से वैल्यू निकालिए, कभी भी रूट से वैल्यू निकालिए तो प्लस और माइनस के साथ ही निकलता है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, क्यों निकलता है क्योंकि देखिए -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है और 2 का स्क्वायर भी करते हैं तो क्या मिलता है 4 मिलता है। इस तरह से जो जवाब होगा वो क्या होगा आपका सी। समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 14 है। कम से कम आज 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहुंचेंगे। प्रत्येक दिन रात आपको 9 बजे वीडियो एक मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 15 नंबर सॉरी 14 नंबर है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पूछ रहे हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ऑप्शन ए दे रखा है 1/4, बी ऑप्शन है आपको -1/4 है, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जब भी आप वीडियो देखिए कम से कम आप अपना क्वेश्चन में लेकर बैठिए। ठीक है, आई कंप्लीट तो लिख दे रहे हैं, पूछ रहे हैं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना, अल्फा गुने बीटा होता है क्या होता है c/a होता है। तो मालूम है ना, ये आपका a है, ये आपका b है और ये जो कांस्टेंट हुआ ये आपका c है। तो c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, तो क्या मिला 1/4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा a। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 ये जो है आपको AP में है, इसमें है AP में। ठीक है ना, तो A का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दिया रखा है A B इक्वल टू 2 है, C इक्वल टू 3 है, D इक्वल टू कितना है 4। पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर बता सकते हैं, टाइम बहुत ही कम लेना चाहिए। देखिए एपी मतलब होता है कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये लिखा है दिया यहाँ पर है ये और ये क्या होता है तीनों से समांतर श्रेणी में। तो देखिए समांतर श्रेणी कहता है कि किन्हीं दो लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद होगा। नियम के अनुसार से सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद यानी दूसरा पद माइनस वाला पद
और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है ना। ये रख दे रखा है 3x, ये दे रखा है x प्लस 2, ये तीसरा पद दिया है 4x प्लस 1, ठीक है, और ये दे रखा है 3x। अब यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यह हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। देखें यहां पर ये दोनों घटकर 2x हो जाएगा माइनस 2, और ये दोनों घटकर हो जाएगा x प्लस 1। यहां सॉल्व करेंगे तो ये तरह का नेगेटिव हो जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2 प्लस 1, तो यहां पर x इक्वल टू कितना होगा 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, और क्वेश्चन नंबर 16 है, जीरो माइनस 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया 16, ध्यान दीजिएगा, माइनस 8 माइनस 12 का सार अंतर पूछ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस। ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन है आपका 4, सी ऑप्शन है -4 और डी ऑप्शन है 2। सार अंतर क्या होता है? तो किसी भी अगर कोई सीरीज जो होती है, कोई जो श्रेणी होती है, अगर समांतर श्रेणी में हो तो किन्हीं लगातार दो संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार अंतर। तो डी हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, नहीं इसमें से इसको घटा दीजिए, नहीं इसमें से इसको घटा दीजिए, तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, इस तरह से हो जाएगा -4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चले तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 14 9 4 -1 -6 का बराबर पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन दिया है 41, बी ऑप्शन दिया है -41, सी ऑप्शन दिया है 40 और डी ऑप्शन दिया है 36 यानी 36। बढ़ावा पद, तो बढ़ावा पद निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tn टर्म होता है तो यानी अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a प्रथम पद हुआ, d कॉमन डिफरेंस हुआ, सार्वत्रिक अंतर जिसको बोलते हैं, n हुआ पदों की संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ छाट लीजिए क्या क्या दिया है, तो देखिए a का वैल्यू है आपका, यहाँ साइड में लिखते हैं हम लोग, a का वैल्यू है 14, d निकालना है, इसमें से इसको फिर इसमें से इसको 9 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा -5, और एक बोल दिया बराबर, तो बराबर पद निकालेंगे हम लोग, सबका वैल्यू मिल गया। तो t12 इक्वल टू a का वैल्यू 14, ये 12 -1 और d का वैल्यू हो जाएगा -5। देखिए 14 हो गया, प्लस हो जाएगा कितना 11 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 14 ये हो जाएगा -55, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा -40, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है आपको 13, सार अंतर -4, तो इसके 10 पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल हम लोगों को फाइंड करना है। ऑप्शन में दे रखा है 50, बी ऑप्शन है -50, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है -30। देखिए क्या दे रखा है, ए का वैल्यू दिया, डी का वैल्यू दिया, एन का भी वैल्यू दे दिया, पूछा है 10 पदों का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है सम का? देखिए ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है फॉर्मूला,
ठीक है ना। एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लागू नहीं होगा। 10 पर निकालना है, a की जगह पर 10 रखेंगे हम लोग, ये करेंगे 10/2, a का वैल्यू है कितना 30 प्लस n का वैल्यू है 10 -1 और कॉमन जो डिफरेंस है जो d का वैल्यू है वो कितना है -14। ठीक है ना, -14 ही दिया है ना क्वेश्चन नंबर 18 का, सॉरी -4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है -4 या -4 दिया हुआ है। ये आपका 5 में कैंसिल हो गया या 5 हो गया, 13 गुना 26 हो गया, ये देखिए ये 9 हो गया, ये आपका -4 हो गया। ठीक है ना, 5 हो जाएगा, ये 24 9 4 का 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा -10, ये हो जाएगा -15। आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।